गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं रवि सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कोचिंग बाय रवि सर में। और हम लोग यहां पे क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी कर रहे थे, जिसमें हमारे 6 चैप्टर हो चुके थे। और आज हमारा जो अगला लेक्चर है वो लेसन नंबर 7 है, जिसमें पौधों को जानिए ये चैप्टर का नाम है। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, साग, झाड़ी, वृक्ष और भी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। और पीछे जो प्लेलिस्ट इसकी दी गई है, आप चैनल पे जाओगे तो जो 3 वीडियो और पड़े हुए हैं आप उनको देख लेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे या आपका कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट में कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें देखिए पहला चैप्टर है, मतलब 7 चैप्टर, पौधों को जानिए। अब यहाँ पे पौधों के बारे में बताया गया है। तो कुछ नीले आप देखते हो, आप अपने आसपास देखते हो, कुछ पौधे होते हैं, छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो उनमें क्या होता है, उनमें अलग अलग कैटेगरी होती है ना। अब पौधे क्या होते हैं वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो चीज़ें अपने आप सब सही हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको चीज़ को छोड़ते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से या कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं, है ना। देखिए कभी आप देखते हो, जैसे मान लीजिए खेत है, तो खेत के ऐसे ऐसे बिखरी हुई रहती हैं वो लताएं होती हैं। कुछ तो होते हैं जैसे मनी प्लांट वगैरह, सहारा देना पड़ता है, लौकी होता है। और कुछ होते हैं पौधे जो खड़े रहते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे कुछ छोटे कुछ बड़े होते हैं। कुछ को साग कहते हैं, है ना। कुछ झाड़ियाँ होती हैं, कुछ पौधे होते हैं। तो पौधे क्या होते हैं, एक्चुअली में पौधे वो होते हैं जिनमें जड़, तना और पत्ती होती है, ठीक है। याद रखिएगा, ये परिभाषा एक सिंपल वे में जो होती है। इन लक्षणों के आधार पर अधिकांश पौधे 3 संवर्गों में वर्गीकृत किए जाते हैं, ठीक। पहला तो शाख हो गया, झाड़ी हो गई, वृक्ष हो गया, ठीक है। हरे और कोमल तने पौधे जो होते हैं, मतलब हरे और कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शाक कहलाते हैं। याद रखिएगा, ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं होती हैं। समझ गए? जो शाक होते हैं इनमें कई शाखाएं होती हैं, जैसे ये देखिए, ठीक है, फिगर बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए साइड में भी लिया है ना। तो चलिए हम इसके आगे शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब कुछ अपने पॉइंट हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए कुछ है बिसर्पी लता, आरोही लता, है ना। तो इनका मतलब मैंने यहाँ पे लिख रखा है। बिसर्पी लता वो होती है जो फैलती हैं दूर दूर, जो भूमि पर बहुत फैल जाते हैं दूर तक, उसे क्या बोलते हैं? बिसर्पी लता, ठीक है। याद रखिएगा, बिसर्पी लता वो होती हैं जैसे मान लीजिए भूमि पे बहुत दूर तक फैलते हैं, उसे बोलते हैं बिसर्पी लता, ठीक है। और आरोही लता क्या होती है? कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से खड़े होते हैं, है ना। आसपास के मतलब जो, जैसे मान लीजिए किसी के सहारे से जो खड़े हों उन्हें क्या बोलते हैं? आरोही झाड़ी या आरोही लता बोलते हैं, ठीक। जैसे आप कभी देखते हो कि लोग लौकी लगा देते हैं, फिर एक डंडी लगा देते हैं, उसके ऊपर होते होते फिर वो ऊपर जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गई, इसमें 2 प्रकार की चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया। बिसर्पी लता वो लता होती हैं जो भूमि पर फैल जाती हैं, सीधे नहीं खड़ी हो सकती हैं। आरोही लता कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से खड़े होते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट था ये मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं। आगे है, आगे इसी में देखिए कि जल तथा खनिज तने की पतली नलिकाओं तथा द्वारा पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पहुँचते हैं। अब देखिए ये 2 चीज़ें हैं। जैसे हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, है ना, वैसे पौधों को जीवित रहने के लिए खनिज तत्व, है ना, खनिज लवण, और उसके अलावा क्या चाहिए? पानी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ होती हैं, अभी मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ, बाद में उसका डिटेल बताऊँगा। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जो फ्लोएम होता है ना, वो जो भोज्य पदार्थ बनता है, मतलब आप जानते हो पौधे जो होता है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। पत्तियों के भाग में ये पत्ती वाला भाग होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यहाँ पर स्टोमेटा होता है, यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रवेश करती है। जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे पौधों के लिए ऑक्सीजन नहीं जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उसकी सहायता से वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो वो क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। तो वो जो फ्लोएम होता है ना, वो भोज्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भाग में भेजता है, ठीक है। याद रखिएगा, विभिन्न भागों में भेजता है। जैसे मान लीजिए पौधे विभिन्न भाग में। और जो जाइलम होता है वो क्या करता है? नीचे से जो जड़ें होते हैं ना, उनके माध्यम से जो पानी, जल तथा खनिज लवण होता है, वो पौधों के ऊपरी भाग में पहुंचाया जाता है। यानी कि जाइलम क्या काम करता है? पानी और खनिज लवण का ले जाने का काम करता है। और जो फ्लोएम होता है वो भोज्य पदार्थों का हस्तांतरण करता है पौधों के विभिन्न भागों में, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर पत्ती है, अब देख रहे हैं, यह तने किस प्रकार होते हैं?
पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, तने से जुड़ी होती है उसे पर्णवृंत कहते हैं। ठीक है। फलक पत्ती के चपटे हुए भाग को कहते हैं, पत्ती के चपटे हुए भाग को क्या कहते हैं? फलक। ठीक है। पर्णवृंत ये होता है, ये जो पीछे वाला भाग होता है जहाँ से पत्ती आप तोड़ते हो इसे पर्णवृंत कहते हैं, इसी के माध्यम से वो शाखाओं से जुड़ी रहती है। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें, पत्ती मैंने बनाया, पर्णवृंत मैंने दर्शाया। ठीक है। उसके बाद मध्य सिरा हो गया और ये सिरा विन्यास हो गया। ठीक है। पर्णवृंत पत्ती जिससे जुड़ी होती है, ये चीज़ें होती हैं। मध्य सिरा क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये है पत्ती। ठीक है। ये है पत्ती, एक मिनट, इसे मान लीजिए ये हो गई पत्ती। ठीक है। इसका जो ये मध्य सिरा है, ये वाला जो सिरा है, ये हो गया क्या? ये हो गया पर्णवृंत। ठीक है। इसी के माध्यम से जुड़ी होती है। और ये जो मध्य वाला भाग होता है, ये वाला, ये जो बीच का भाग गया है, ये क्या होता है? ये होता है मध्य सिरा। ठीक है। और पत्तियों का सिराओं द्वारा बनाया गया डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। ये हो गया, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या है? ये सिरा विन्यास है। ठीक है। अभी आप में इसी को पढ़ाएंगे समांतर सिरा विन्यास, है ना, और जालिका रूपी सिरा विन्यास। तो ये सिरा विन्यास क्या रहता है? तो यह सिरा विन्यास जालिका रूप, देखो लिखा है यदि वह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा हो, तो वह क्या होता है? सिरा विन्यास, जालिका। ये है जालिका। ठीक है। और दूसरा भी देखते हैं इसके आगे हम। चलिए आगे है जल। अब देखो यहाँ पे क्या है? रूपी होता है। आपने देखा होगा घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, ऐसे सिरा विन्यास को समांतर। देखो जालिका रूपी मैंने आपको बता दिया, जालिका रूपी ये है जालिका रूपी। ठीक है, सिरा विन्यास। और ये जो है ये समांतर रूपी। जैसे आप पान के उसको, केले के पत्ते को देखिए, केले का पत्ते का ऐसा होता है। ठीक है। उसमें ऐसे एक लाइन खींची होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समांतर सिरा विन्यास। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक। पत्ती पर स्थित रेखाओं को सिराएं कहते हैं। जो रेखाएं होती सिराएं, मध्य में एक प्रमुख रेखा होती है जिसे मध्य सिरा कहते हैं। ठीक है। जैसे ये हो गई रेखाएं और मध्य में एक क्या होती है? ये होती है मध्य सिरा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है चीज़ें। फिर उसके बाद यहाँ देखिए समांतर रूपी सिरा विन्यास के एग्जाम्पल कौन है? जैसे केला हो गया। जालिका रूपी जैसे पीपल हो गया। पीपल में क्या होता है? देखो जालिका और उसमें क्या अंतर होता है मैं आपको बता दूँ। ठीक है। देखो इसमें जो होता है एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा। ठीक है। लेकिन जो आपका केले का पत्ता होता है उसमें ऐसे होता है, ऐसे ऐसे एक समांतर होता है। ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? जल की कुछ बूंदें, आप कभी कभी सुबह देखते हो तो आपको पत्तियों पर जल की कुछ बूंदें दिखाई देती हैं, उसे क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को भी। इसीलिए जो नागफनी होती है, नागफनी पे जो कांटे होते हैं पत्तियों के रूप होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो जल हानि को रोकते हैं। और इसीलिए वो कहाँ पाई जाती हैं? वो रेगिस्तान जैसे इलाकों में पाई जाती है जहाँ पर पानी बहुत कम होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है वाष्पोत्सर्जन। पत्ती पर, है ना, जल की बूंद सी दिखाई देना उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आलू पे आप जानते हो मंड वाला हम लोग पहला प्रयोग किए थे, इसमें आयोडीन डालोगे तो ये काला या भूरा हो जाएगा। ठीक है, नीला या काला हो जाएगा। पत्ती सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मंड का संश्लेषण करती हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या देखना है? प्रकाश संश्लेषण। क्या लिखा है पूरा पढ़िए। उपस्थित में देखिए हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं, है ना। इस प्रक्रिया को जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों संश्लेषित भोजन अंततः भोजन के विभिन्न भागों के मंडल के रूप में संग्रहित होते हैं। ठीक है। अब देखिए ये है कार्बन डाइऑक्साइड, जल। ठीक। फोटोसिंथेसिस है, ये है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। क्या क्या चाहिए याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बोलते हैं, जल को H2O बोलते हैं। क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती हैं, याद रखना वो भी चाहिए। और क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो हमेशा दिन के समय होगा, प्रकाश की उपस्थिति में होगा। और कहाँ पे होगा? पत्ती, जैसे कि पत्ती होता है। ठीक है, पत्ती पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वहाँ पर स्टोमेटा होते हैं, वो स्टोमेटा दिन में खुलते हैं, इसीलिए वहीं पर होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को भी जो मैं बता रहा हूँ, एक पॉइंट को। ठीक। तो ये प्रकाश संश्लेषण का मैंने ये लिख दिया। ये क्या है? C6H12O6। ये है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज भी से बोलते हैं। ये ऑक्सीजन हमें देते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण से हमको भोजन भी मिलता है और ऑक्सीजन भी मिलता है। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग क्या करते हैं? पौधे कार्बन फोटोसिंथेसिस से प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। ठीक है। पत्ती सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड का संश्लेषण करती है। ठीक है। अब देखिए जड़ क्या है? तना, पत्ती के, है ना, पत्ती को जल। अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ें और हैं वो भी हम आपको बताते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसको। फिर है
बगीचे में किसी खरपतवार को एक ऐसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए, ध्यान दीजिए उनकी जड़ों को कोई क्षति न पहुंचे। खरपतवार के एक पौधे को गमले में मिट्टी लगाकर रख दीजिए, दूसरे पौधों की जड़ों को काट दीजिए तो दूसरे गमले में लगा दीजिए। आप क्या देखेंगे, जैसे आप जड़ काट दोगे ना तो जड़ से मैंने बताया आपको मिट्टी उट्टी जो पड़ती है वो पानी लाने का काम और खनिज तत्व लाने का काम ये जड़ करता है। जड़ नहीं रहेगा तो पौधा सूख जाएगा। 1 सप्ताह पश्चात आप प्रेक्षण कीजिए, दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आपने क्रियाकलाप जड़ के महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान जाते हैं? तो उसमें क्या होगा ना, अब क्या होगा कि आपका जो जिसमें जड़ नहीं है वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि उसमें जड़ नहीं है तो वो बढ़ नहीं पाएगा। ठीक है। अब देखिए क्रियाकलाप सेक्शन में हमने देखा पौधों को भूमि में खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, मिट्टी खोद कर निकालते। जो जड़ें होती हैं जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अच्छा, जो पौधे लगाए जाते हैं, कभी कभी हम लोग कहते हैं पौधे क्या काम करते हैं। पौधे तो पहली बात तो एनवायरमेंट को अच्छा रखते हैं, दूसरी बात यह है मृदा अपरदन को भी रोकते हैं, मिट्टी को बांध के रखते हैं। जब बारिश होती है डायरेक्ट मिट्टी पर नहीं गिरता तो मृदा अपरदन भी रुकता है। मिट्टी में पौधों का स्थिरक कहा जाता है, ये देखो यहाँ लिखा है पौधे को ना, मिट्टी में पौधे का स्थिरक होता है। चलिए अब ये चीज़ें हो गई। चने व मक्के की जड़ों को क्या समानता है, तो ये आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है मूसड़ा जल, बहुत गहरी तह तक जाती हैं मूसड़ा जल। ठीक है, और जो छोटी जड़ें होती हैं पार्श्व व छोटी होती हैं। चलिए अब यहाँ पे हम चीज़ आपको बता, जिन पौधों की जड़ें, देखिए यहाँ पे लिखी है इस वाले में, देखिए ये है क्या, मुख्य जड़ को मूसड़ा जल कहते हैं। देखिए जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये ऐसे जड़ें होती हैं, इनके अगल बगल रेसे भी निकले होते हैं छोटे 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 छोटे। ठीक है, ये पौधे की मेन जड़ है। तो ये जो मेन होती है इसे क्या बोलते हैं, इसे मूसड़ा जड़ कहते हैं। ये मेन होती है जो बीच वाली होती है, अगल बगल की नहीं। एक छोटा बड़ा सा पार्श्व जड़ कहते हैं जिन पौधों की जड़ें के समान होती है, मतलब इनके समान होती हैं, मुख्य जड़ नहीं होती है, सभी एक समान दिखाई देते हैं। जैसे कुछ पौधों में क्या होता है, ये बहुत मजबूत होती हैं, ठीक, जल्दी नहीं उखड़ती है, और कुछ होता है ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे चारों तरफ वही रहता है, देखिए। ठीक, तो याद रखना जो मूसड़ा जड़ होती है उसमें एक मेन जड़ होती है, ठीक है, और जो और अलग होती है उसमें वही मुख्य जड़ नहीं होता, उसको झकड़ा जड़ कहते हैं, रेशेदार जड़ कहते हैं। ठीक है, याद रखना। चलिए फिर तना, जल व खनिज को पौधों तक पहुंचाने का काम तना करता है। ठीक, देखिए हमने बताया पौधे की परिभाषा क्या होती है, जिसमें जड़ तना पत्ती होती है। अब जड़ें कौन कौन सी होती है, जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, शकरकंद हो गया, सलजम हो गया, है ना, ये सब हो गए। मिट्टी पौधे का क्या करती है, इस तरह कह लेती है, मतलब मिट्टी क्या करती है, पौधा मिट्टी को बांध के रखता है, और मिट्टी के बगैर पौधा नहीं हो सकता है, ये दोनों चीज़ें। ठीक, जल का अवशोषण करती हैं, मिट्टी से जल का अवशोषण कौन करता है, जड़ें। जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं। तना जल खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तना जल तथा खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लिष्ट करती हैं, भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। ठीक है, यानी कि आप ये देख पा रहे हैं कि जो आपका जड़ें होती मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं, तना जल और खनिज को पत्ती तथा अन्य पौधों के भाग में भेजता है। ठीक, पत्तियां भोजन संश्लेष करती हैं, यह भोजन तने से होकर पौधों के विभिन्न भाग में पहुंचाता है। अब देखिए जो तना जो पत्ती होता है, पत्ती में भोजन बनता है, भोजन पत्ती से होकर तने के अन्य भाग में जाता है, और नीचे से जाइलम जो मैंने बताया था, जाइलम नीचे से क्या करता है, पानी यानी जल और खनिज का अवशोषण करके ऊपर तक पहुंचाता है। कहने का मतलब जो जाइलम होता है वो एकल दिशा में काम करता है, जो फ्लोएम होता है वो बहुदिशीय काम करता है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार की कुछ जड़ें जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम यूं टोपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मैंने बता दिया। जल तथा खनिज का अवशोषण कौन करता है, जड़ें करती हैं, याद रखना इस चीज़ को। चलिए अगला है, अगला यहाँ पे देखिए लिखा है पुष्प, प्रजनन संरचना होती है पुष्प। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे घास, गेहूँ, मक्का, आम आदि ने बहुत चीज़ देखा होगा आपने। पुष्प के कई भाग होते हैं, पहले पुष्प के भाग देख लीजिए। वाह्य दल पुंज सीपल कहते हैं, पंखुड़ियों को पिटल कहते हैं, पुंकेसर होता है नरजननांग यानी नरजननांग होता है, स्टेमन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, स्त्री केसर मादा जननांग होता है, इसको पिस्टिल कहते हैं, पिस्टल। ठीक है, पिस्टल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे मनुष्य होता है ना, तो उसकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए क्या करता है, आपको फर्टिलाइजेशन करना पड़ता है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जैसे मेल का गैमीट और फीमेल का गैमीट। मेल का गैमीट का मतलब एक्स और फीमेल सॉरी मेल का गैमीट मतलब स्पर्म और फीमेल का गैमीट्स यानी कि एक दोनों मिलते हैं, और इसके मिलने से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और क्या जाइगोट बनता है। ठीक, याद रखिएगा ये। अगर आपसे कोई बोल रहे फर्टिलाइजेशन क्या होता है तो आपको सीधा सीधा बताना, व्हेन मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट कंजुगेट विद ईच अदर देन फॉर्म जाइगोट, दिस इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मतलब जब मादा के जो होते हैं एग यानी अंडे, और जो मेल होता है उसका स्पर्म आपस में मिलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जन्म।
तो ये हो गए आपके पंखुड़ियाँ कहा जाती है। देखो ये पंखुड़ियाँ, ये पंखुड़ियों को क्या बोलते हैं? बाह्य दल, ठीक है, बाह्य दल उनको बोलते हैं। पुष्प के बाह्य दल पंखुड़ियों को भली बात अवलोकन कीजिए, है ना, तो आप देख पाओगे इसमें। अब ये चीज़ हम आपको दिखाते हैं इसमें आगे। चलिए देखिए यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं, यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा नहीं जानना, खाली इतना भी जानना है कि जो ये कौन कौन से नर जनन और कौन कौन से मादा जनन होते हैं। देखिए आपको ये जो दिख रहा है ना, ये होता है नर जनन पुंकेसर, ठीक, और ये जो स्त्री केसर है ये मादा जनन होता है, ठीक, ये याद रखना है। इसी में परागकण होते हैं, किस में परागकण होते हैं? परागकोश में। ये जो परागकोश है, ये जो दिख रहा है ये परागकोश है, ठीक है, परागकोश में ही परागकण होते हैं। ये आपको क्या करते हैं? निषेचन के लिए अहम रोल अदा करते हैं। और परागण जो होता है ना, परागण भी इसी के कारण होता है, ठीक है, अभी बताऊंगा मैं परागण क्या होता है। चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं। देखो क्लास 6 की एनसीईआरटी है, तो मैं इसमें बेसिक बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हाई फाई अभी नहीं बता सकता। हाई फाई का मतलब ये है कि कुछ लोग इसको एकेडमिक देखते होंगे, कुछ कंप्यूटर देखते होंगे, तो चीज़ें ऐसे बताओ तो सबको समझ में आ जाए, है ना। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्रीकेसर कहते हैं। यदि पूरी तरह नहीं देख पाते तो पुंकेसर हटा दीजिए। अब देखिए ये है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र अंडाशय, ठीक है, इसको काटते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट भी होता है, ठीक है। पहले क्या होता है? नरजन्नांग स्टेमन, ठीक है, एंथर परागकोश पॉलिनेशन, यानी कि जो पुंकेसर होता है स्टेमन वो एंथर परागकोश पे आ जाता है, तो इसे पॉलीग्रेन, पॉलन ग्रेन, है ना, परागकण होते हैं। परागकण क्या होते हैं? परागकोश से पहुंचते हैं तो उसे परागण कहते हैं। अब परागण से निकल कर पिस्टिल स्त्री केसर में जाते हैं, ठीक है, तो इससे क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट से फिर क्या होता है? पॉलिनेशन होता है, फिर पुष्प बनता है। याद रखिएगा इस चीज़ को, प्रोसेस वही होती है। यहाँ पर जैसे वहाँ पर स्पर्म और ओवम यानी जो एक्स होता है वो भाग लेते हैं फर्टिलाइजेशन में, यहाँ कौन कौन लेता है? पुंकेसर और स्त्री केसर, ठीक है। चलिए अब आगे यहाँ पे देख ले रहे हैं। ये आरोही, संवहन, विसर्पी लता, रेशेदार जड़, साग जड़, पार्श्व, ये सब परिभाषाएं हमने पढ़ ली है पीछे, ठीक। जिसे मृदा से जल एवं खनिजों को अवशोषित करती है, ये पौधों को मृदा से जोड़े रखती है, यानी जो जड़ें हैं, ठीक है। समांतर शिरा विन्यास और जालिका रूपी शिरा विन्यास मैंने पढ़ा दिया। जड़ों में अधिकांशतः नीचे की वृद्धि होती है, जबकि तनों में ऊपर की ओर वृद्धि होती है। अब देखो यहाँ पे समांतर पौधों को ऊंचाई, तने और शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी और वृक्ष का गया। तो शाख होते छोटे होते हैं, झाड़ी बिल्कुल छोटी होती है और जो वृक्ष बड़े होते हैं। तने पर पत्तियां, पुष्प और फल होता है। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृंत फलक होते हैं। पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। जालिका रूपी जालिका कहलाता है, ठीक है। फिर आगे पत्तियां वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित करती हैं, ठीक है, यानी वाष्पोत्सर्जन द्वारा पत्तियों से पानी निकलता है। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती हैं, ठीक है। जड़ें मिट्टी को जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं। पौधों को मिट्टी से दृढ़ता से जमाए रखती है। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, मूसला और रेशेदार। मैंने बताया था मूसला बहुत गहराई से होती हैं और रेशेदार थोड़ा सा आराम से उखाड़ लोगे उनको। जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधों को जड़ें मूसला जड़ होती हैं, यानी कि देख रहे हैं ना जालिका रूपी, जैसे पीपल वगैरह हो गया, इसकी जड़ें बहुत बड़ी होती हैं। जबकि समांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं, ठीक है। जैसे आप देखो केला वगैरह होता है, आसानी से उछाड़ लेते हो, उसका उखड़ जाता है। तने द्वारा जड़ों से पत्तियों को जल एवं पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुँचाना, ठीक है। पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं, बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, ठीक है। जो पुंकेसर होता है नर जन्नांग और स्त्रीकेसर मादा जन्नांग होता है। तो ये सारा जो आज का चैप्टर नंबर 1 ही हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी लोग बताइएगा कैसा लगा आपको। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर करा करिए, बताया करिए। तो इसी के साथ आज हमारा लेक्चर समाप्त होता है। हम कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।